साथियों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी इतिहास। टॉपिक हमारा होगा ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे इतिहास की वीडियोस मिल सकें। यहाँ तक कि हम मेडिवल इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री सारा के सारे टॉपिक वाइज कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। 100+ क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। देख पाते आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केवल आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1757 ईस्वी। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। निम्नलिखित में किसने भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य को 3 चरणों में विभाजित किया? यह हैं दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित किस पुस्तक में भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन को अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भारत से प्राप्त होने वाली आय से मिलता था? तो यह है 2%। निम्न में कौन सा औपनिवेशिक लूट का काल माना जाता है? आंसर हो जाएगा 57 से 1813 को। निम्न में किस घटना के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई? ये प्लासी के युद्ध 1757 के बाद। लंकाशायर में निर्मित सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार कब प्रचलन हुआ? 1786 ईस्वी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को किसने खुली और बेशरम लूट का काल कहा? ये पर्सिवल स्पीयर ने कहा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों में कौन एक सही नहीं है? साम्यवाद। धन निष्कासन ड्राइंग ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आप इसको जानते हैं, सभी जानते हैं। आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने पहली बार ये सिद्धांत दिया। दादा भाई नेरोजी ने अपने किस लेख में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ये किया गया है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत सर्वप्रथम कब दिया? ये मई 1868 ईस्वी में। निम्नलिखित पुस्तकों में किसने धन के निष्कासन पर प्रकाश डाला है? ये डाला है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में ब्रिटेन को हो रहे धन के निष्कासन को किसने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? ये भी दादा भाई नेरोजी द्वारा दी गई। धन का बहिर्गमन बहते हुए घाव की तरह है, यह कथन किसका है? ये कथन हो जाएगा आपका रमेश चंद्र दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के बहिर्गमन का सिद्धांत को स्वीकार किया? कलकत्ता अधिवेशन 1885 ईस्वी। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाले खून का एक दरिया है, यह कथन किसका है? ये कथन दादा भाई नौरोजी का है।
1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं का राज्य कहा? ये के.एम. पनिक्कर। निम्नलिखित में किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत वाणिज्यवाद के अंतिम चरण की महत्वपूर्ण घटना है ये हो जाएगा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। सन 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष सर्वप्रथम किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। निम्न में कौन सा भारतीय औद्योगिकरण का काल माना जाता है? ये है 1800 से 1850 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त व्यापारिक गतिविधियों को कब प्रतिबंधित कर दिया गया? 1833 ईस्वी में। मुक्त व्यापार पूंजीवाद काल में अंग्रेजों ने भारत का किस रूप में प्रयोग किया? तो ये आंसर हो जाएगा सभी रूप में, बाजार के रूप में, कच्चे माल के रूप में। भारतीय औद्योगिकरण के दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। निम्न किस कारण ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर हो जाएगा भारत की लूट से संचित पूंजी। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार का सबसे पहला प्रहार सहने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? ये कपड़ा उद्योग। ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण से पूर्व भारत विश्व के समस्तम देशों में से एक था। भारत की समृद्धि का प्रमुख कारण था ए और बी दोनों, हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसने न तो भारतीय सूती वस्त्र अधिकार अधिक मात्रा में आयात शुल्क लगाया और न ही आयात को प्रतिबंधित किया? ये हॉलैंड। ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति अपनी औद्योगिक नीति को बदलते हुए कब यह घोषणा की कि हमारी सच्ची इच्छा भारत में उद्योगों के शांतिपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना है? ये 1858 ईस्वी। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश का मुख्य केंद्र क्या था? सार्वजनिक ऋण। 58 के बाद भारत में ब्रिटिश पूंजी का व्यापक पैमाने पर भारत में विनियोजन हुआ। निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने ब्रिटिश पूंजी का विनियोजन किया? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। भारत में रेलवे की योजना बनाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि योजना बनाने वाला। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संचार साधनों के विकास में सर्वप्रथम किस क्षेत्र का विकास किया गया? तो ये जीटी रोड का सॉरी। किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम रेलवे नेटवर्क की योजना को अंतिम रूप देकर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया? तो हो जाएगा डलहौजी। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में पहुंचाई गई दोहरी क्षति थी। सी भारतीय दस्तकारी उद्योग का विनाश तथा साथ ही भारत का औद्योगिक विकास की जानबूझकर उपेक्षा। निम्नलिखित किस उद्योग में भारतीयों की प्रारंभिक हिस्सेदारी अधिक थी? सभी जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक नीति का सही मूल्यांकन किया जा सकता है?
अनऔद्योगिकरण की नीति। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था शुरू की गई थी? ये 4 प्रकार। बैंकिंग व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाली बैंक कौन थी? इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक। भारतीय उद्योगों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र उद्योगों के पतन के लिए जिम्मेदार कारण क्या था? रेलवे का विस्तार। भारतीय पूंजी ने सर्वप्रथम किस उद्योग में अपना प्रभाव जमाया? सॉरी, शक्कर उद्योग। अंग्रेजों की वित्तीय नीति का भारत में किस वर्ग को फायदा मिला? यहाँ पर ये सभी को फायदा मिला, बैंकर, साहूकार, व्यापारियों को। सॉरी, भारतीय पूंजी से भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? ये 1860। प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना श्रेय किसे प्राप्त था? ये प्राप्त है कवास जी नानाभाई। भारत में बगीचा उद्योग का शुभारंभ कब हुआ? 1850 से 60 के दशक में। जमशेद जी द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? आप सभी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये हो जाएगा 1907 ईस्वी। 1855 ईस्वी में भारत की प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये सिरसा, बंगाल में। प्रथम विश्व युद्ध के समय किस भारतीय उद्योगपति को सर्वाधिक लाभ हुआ? ये लाभ जो हुआ ये जमशेद जी टाटा को। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? हीरागढ़ पेपर मिल 1907। 1916 में नियुक्त प्रथम औद्योगिक आयोग के अध्यक्ष थे सर थॉमस हॉलैंड। निम्नलिखित किस घटना ने 20वीं सदी के भारतीय उद्योगों को कुछ समय के लिए स्वर्ण युग में पहुंचा दिया? ये प्रथम विश्व युद्ध। 1921 ईस्वी में गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहमतुल्लाह। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्राचीन बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसे विकसित और समृद्ध होने का अवसर प्राप्त हुआ? ये भारतीय पूंजीवाद को। निम्नलिखित में कब भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की? ये 1929 से लेकर के 39 ईस्वी तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रयास किसने किया? तो ये किया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। वैज्ञानिक ढंग से भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डॉक्टर BKRB राव। वाणिज्यीकरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा ये A और B दोनों पर, चाय और रबड़। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कब हुआ? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। अंग्रेजी शासन के अधीन भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की पुष्टि निम्नलिखित किस तथ्य से होती है? बार बार पड़ने वाले अकाल और उनकी विनाशकारी परिणाम। भारत में दस्तकारी उद्योग का विनाश का परिणाम हुआ। तो यहाँ A और B दोनों हो जाएगा।
निम्नलिखित में किसके उत्पादन के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को मजबूर किया? उपरोक्त में दोनों, नील और अफीम के लिए। सन 1890 से 1947 तक के काल को कृषि की स्थिरता काल किसने कहा? तो ये डैनियल थॉर्नर ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 1765 ईस्वी में। बंगाल में लगान वसूली का अधिकार मिलने के बाद कंपनी के सर्वप्रथम लगान वसूली किस पद्धति द्वारा की? तो ये थी इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी के लिए बोली लगाने की प्रथा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। राजस्व वसूली हेतु बोली लगाने की प्रणाली प्रारंभ कितने वर्षों के लिए निश्चित की गई थी? तो ये थी 5 वर्षों के लिए। बंगला में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त किसने किया? तो ये किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भू स्वामित्व का अधिकार किसे प्राप्त किया गया? तो ये मिला जमींदार को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में कमेटी गठित की? तो कमेटी की गई थी सर जॉन शोर। निम्नलिखित किसके साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया? यहाँ ये सभी के साथ में, यहाँ सभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमींदारों के साथ। स्थायी भूमि बंदोबस्त से सरकार को कौन सा लाभ प्राप्त हुआ? यहाँ पर उसको ये सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? तो ये था 19%। स्थायी भूमि बंदोबस्त के क्षेत्र में शामिल था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा की? तो ये आर.सी. दत्त। निम्नलिखित में किस कानून के तहत जमींदारों को लगान निश्चित समय पर न दे पाने के कारण भूमि के स्वामित्व से बेदखल कर दिया जाता था? ये था सूर्यास्त कानून। व्याख्या हम इनकी प्रैक्टिस सेट में करेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई थी? सबसे पहले ये मद्रास में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित में किसके साथ किया गया? किसानों के साथ में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग शामिल था? तो यहाँ पर ये 51%। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भूभाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था? 55 से 33%। ब्रिटिश भारत के नियंत्रण वाले किस हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? तो यहाँ उपरोक्त में दोनों। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने 2 वर्गों में संघर्ष को जन्म दिया। ऋणदाता साहूकारों और कृषक कर्जदारों के बीच। रैयत व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ एक ऑप्शन तो यहाँ पे है। दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा रैयतों की स्थिति में सुधार, यानी कि ये भी सही हो जाएगा एक। और यहाँ एक आ जाएगा रैयतों की स्थिति में सुधार।
तो ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। ये महलवारी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया? ये आगरा और अवध में। महलवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में प्रचलन में थी? उपरोक्त में से भी महलवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में प्रचलन में थी? ये 30% क्षेत्र पर। निम्नलिखित किस स्थान पर भू राजस्व की ताल्लुकेदारी व्यवस्था प्रचलन में थी? अवध। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किसानों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? भू राजस्व की दर अधिक हो जाना। कृषि दासता का मुख्य कारण था भू राजस्व की अदायगी के लिए लिए गए ऋण पर लगने वाले ऊंची ब्याज दर। कम्युनिटी प्रथा का प्रचलन कहाँ पर था? दोनों में। उपरोक्त में दोनों, बिहार और उड़ीसा। कमियां लोगों को अपने मालिक के यहाँ कार्य करने के बदले में प्राप्त होता था। अनाज। 19वीं सदी में भारत में पड़ने वाले अकालों के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे? ऊपर के दोनों और ये बी और ये दोनों। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व के बंदोबस्त क्षेत्र में खेतिहरों से गैर खेतिहरों की भूमि का व्यापक स्तर पर हस्तांतरण हुआ? रैयत बाड़ी व्यवस्था में। निम्नलिखित में किसे उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये था मार्टिन वर्ड। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच गहरे संबंधों की स्थापना की? रैयत बाड़ी। 1938 ईस्वी में भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से निहित था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। अंग्रेजों के काम में कौन सा उद्योग धंधा नहीं था? मशीन के पुर्जे। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में विदेशी पूंजी का निवेश किस उद्योग में हुआ? रेलवे में। 1938 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करना। 19वीं सदी का अकाल जिसे आपदा का महासागर कहा गया, ये 1866 से 67 में उड़ीसा में अकाल पड़ा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 100+। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। धन्यवाद।